जय जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों से मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है और बताया यह जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सली मारे गए थे और मारे गए नक्सलियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। तलाश जारी है। नारायणपुर और महाराष्ट्र की सीमा पर मुठभेड़ भी अभी तक जारी बताई जा रही है। अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 4 जिलों के 1600 जवान अभियान में शामिल हैं। सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बस्तर फाइटर, डीआईजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान सर्च कर रहे हैं और हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त जुड़ गए हैं। खेमनारायण, अभी ये जो मुठभेड़ है कब शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि ये अभी भी जारी है और कितनी देर और जारी रहने की संभावना, क्या डिटेल्स मिल पा रही है वहां से? जी देखिए, अबूझमाड़ में जो है लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। 1600 से अधिक की संख्या में जो जवान हैं वो अबूझमाड़ के जंगल के अंदर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। 3 दिनों से जो है ये सर्चिंग अभियान चल रहा था। कल जो है नारायणपुर के जंगल में नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जो है 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर और जो है 5 नक्सलियों के 100 और काफी सारे नक्सल सामग्री भी बरामद करने की पुष्टि हुई है। लेकिन अभी भी सर्चिंग जारी है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि नक्सलियों की मारे जाने की जो संख्या है वो अधिक हो सकती है। और मानसून सत्र में भी जो है इस बार जो है सुरक्षा बल के जवानों ने जो अबूझमाड़ में सर्चिंग अभियान जारी रखा है, उसमें काफी सारी सफलताएं जो है मिल रही हैं, क्योंकि नक्सलियों को पीछे ढकेलने के लिए ये 4 जिलों के जो जवान हैं वो लगातार जो है अबूझमाड़ के जो जंगल है वहां पर अपना सर्चिंग अभियान जारी रखे हैं और कई बड़ी सफलताएं उन्हें इन सर्चिंग अभियानों से मिली है। उसी क्रम में जो है कल जो हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो है नक्सलियों को नुकसान हुआ है। 5 नक्सलियों के मारे जाने और 100 बरामद होने की पुष्टि तो पुलिस अधीक्षक ने भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं से खबर जरूर निकलकर सामने आ रही है कि इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। जी बिल्कुल, और ये जो स्थिति है इससे निपटना अच्छे से जानते हैं सुरक्षा बल और ये आगे भी मुठभेड़ जारी रह सकती है। लेकिन क्या इस घने जंगल में इस पूरे समय के दौरान बड़ी चुनौती इस जवानों के लिए रहेगी, क्योंकि मौसम भी खेमनारायण कुछ ऐसा ही है जिसमें कि कभी बरसात हो रही है तो रास्ते भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे। क्या कुछ इसके बारे में डिटेल? जी बिल्कुल, अबूझमाड़ को ऐसे ही अबूझमाड़ नहीं कहा जाता है, क्योंकि अबूझमाड़ के जो एरिया है काफी पहाड़ी वाला एरिया है। नदी नाले जो बहते हैं उसमें पानी भर जाता है और अभी मानसून का जो समय है उस समय काफी सारी दिक्कतें जंगलों के अंदर होती है। लेकिन मानसून सत्र में भी अपना सर्चिंग अभियान चलाए रखने के लिए पहले से ही सुरक्षा बल के जवान तैयार थे और मानसून अभी चालू है और मानसून के जो पहला मुठभेड़ कहा जा सकता है कि अबूझमाड़ के जंगल में जो चला है और उसमें बड़ी सफलता जो है जवानों को मिली है और जो है 5 नक्सलियों के मारे जाने की जो है पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने खुद की है। जी बिल्कुल, और इस पर अब भी नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर में 2 नाबालिग छात्र लापता, तीसरे दिन भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि 8वीं कक्षा के ये छात्र हैं दोनों और स्टेडियम में खेलने के लिए दोनों गए हुए थे। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तीसरा दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों ही आपस में दोस्त हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले ये छात्र हैं। स्टेडियम में खेलने के लिए दोनों गए हुए थे। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे पुलिस प्रशासन करता है। कि ये लोग घर से कुछ कपड़े लेकर निकले थे थैला में, ऐसा किसी सीसीटीवी में नजर आया था और लोगों से किसी से बच्चों से चर्चा करते हुए सुनाई दिए थे कि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा और पूरी जाने जैसी कोई बात ये लोग कर रहे थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है इनके फोटो और इनके डिटेल्स जारी किए गए हैं इनकी पतासाजी के लिए संबंधी आसपास के जिलों में भी, और पुरी में भी इसकी सूचना दी गई है कंट्रोल रूम को।
ताकि यदि पुरी में भी इनका पता लगे तो उनकी सूचना यहाँ मिल सके। वरुण राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, 3 दिन लगभग हो गए छात्रों के लापता होने पर। पुलिस का ये शक है कि ये खुद ही कहीं चले गए हैं। देखिए, पुलिस सभी पहलू पे काम कर रही है, लेकिन जो सबसे पहली पहलू यही है कि बच्चे शायद कहीं दूसरे राज्य या जिले में कहीं निकल गए वो घूमने। लेकिन सवाल ये है कि जब सोमवार को बच्चे सवेरे खेलने के नाम पे निकलते हैं, उसके बाद शाम तक घर नहीं पहुंचते, परिजन शिकायत भी कर दिए थाने में, और पुलिस ने बहला फुसला कर भगाने का जो नई संविधान है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत में मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन तीसरे दिन भी जिस तरह से पुलिस का दावा है कि उन्होंने फोटो जारी कर दिया है दूसरे जिले और राज्यों से भी वो संपर्क में, लेकिन 3 दिन बाद भी बच्चों का नहीं मिल पाना तो परिजनों में भी एक चिंता का विषय बना हुआ है और क्षेत्र में भी सनसनी फैली हुई है। अब देखना है कि पुलिस कब तक अपने सूत्रों के माध्यम से या फिर जानकारी इकट्ठा करके बच्चों को पतासाजी कर पाती है। जी, और परिजनों का क्या कहना है? क्या परिजनों को इस बात की कोई आशंका थी वरुण? जी देखिए, परिजनों को किसी तरह की आशंका नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही जब वो निकले और वो नहीं पहुंचे उनकी पतासाजी, क्योंकि सभी रिश्तेदारों के पास भी परिजन बात कर लिए। लेकिन जो पुलिस ने जो दावा किया है कि शायद वो उन्होंने कहीं पर किसी बात करते सुना, तो उस आधार पर परिजन भी कई जिले और दूसरे राज्यों के लिए निकल चुके हैं। वो अपनी तरफ से भी फिलहाल दोनों बच्चों की पतासाजी में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वरुण। और कांकेर में नकली खाद का काला कारोबार, जिसका बड़ा खुलासा हुआ पखांजूर से, जहां पखांजूर में नकली खाद का यह कारोबार चल रहा था और नकली खाद से भरे हुए कंटेनर को पखांजूर पुलिस ने पकड़ा है। राजस्थान का यह कंटेनर बताया जा रहा है। वाहन चालक के पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे। ऐसे में इस पूरी खाद को जब्त कर लिया गया प्रशासन के द्वारा। और क्या ये आखिरी ट्रक है या फिर इस तरह के और भी कई ट्रक्स जिनका इस्तेमाल नकली खाद को ले जाए जाने के लिए किया जा रहा है, देखने का विषय होगा। राजस्थान से आया ये ट्रक बताया जा रहा है और वाहन चालक के पास इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। कितनी ये खाद है, इसकी बिलिंग, इसके बारे में डिटेल्स और कहां से आ रहा था, कहां ले जाया जाना था, इस तरह के जो पेपर वर्क होता है ऐसे सामान को भेजने के दौरान ड्राइवर को ये ज़रूरी और आवश्यक कागजात दिए जाते हैं, जबकि यहाँ इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्राइवर के पास कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे इस नकली खाद के संबंध में। अब पखांजूर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान का ये कंटेनर बताया जा रहा है। और ये जो पूरी बरामदगी हुई है इस खाद की, ये दरअसल नकली बताई जा रही है। क्या पूरा नेक्सस इस पूरे मामले के पीछे है, क्या कुछ स्थिति है, जांच की बात करेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? ये जो नकली खाद पकड़ी गई है, क्या सिर्फ ये एक ही ट्रक है, ये आखिरी ट्रक है, या फिर पूरा नेक्सस इसके पीछे है? पुलिस क्या कह रही है, किस तरह से जांच की जा रही है इस मामले में? जी देखिए, कल शाम को एक मुखबिर की सूचना पर जो है पुलिस ने एक कार्रवाई की थी। एक खाद से भरे ट्रक को जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है और जब जो ट्रक है उसके वाहन चालक से उसके दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज जो है वैध नहीं दिखे। उसके बाद जो है पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जो है बुलाया और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो कागज है, दस्तावेज है, उसमें पर्याप्त पुष्टि नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं ये नकली खाद को खपाने के लिए जो है भेजा गया है। और ये जो ट्रक है वो राजस्थान से पखांजूर लाया गया है और एक स्थानीय एजेंसी जो दुकान है वहां पर इस माल को उतारा जाना था। हालांकि इस तरीके से किसानों के साथ में काफी सारी ठगियों के मामले सामने आते रहते हैं और जो काला बाजारी है और नकली खाद है उसको जो है खपाकर जो है ज्यादा कीमत में बेचकर जो है मुनाफा कमाने के लिए इस प्रकार से नकली खाद जो है मंगवाए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात घूमने के लिए आए 3 शख्स फोटो खिंचवाने के चक्कर में यहां फंस गए। दरअसल तीनों जलप्रपात के एक दूसरे छोर पर चट्टानों के बीच
फोटोज क्लिक करवा रहे थे और इसी दौरान इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। देखते देखते नदी का बहाव तेज हो गया और तीनों चट्टानों के बीच फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात के अंधेरे में पथरीले रास्ते, जंगल, झाड़ी, पहाड़ी होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और देर रात 1 बजे इन तीनों को बाहर निकाल लिया गया। और श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास, ये जो शौक है नदी झरनों में फोटो खिंचवाने का, वो भी बारिश के समय में, ये किस तरह से भारी पड़ सकता है? अपने आप में इसकी एक वानगी है ये मामला? देखिए, मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात इन दिनों बारिश समय अपने पूरे स्वभाव में रहता है, क्योंकि चित्रकूट देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं और उसके करीब फोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि वहां पर सख्त बोर्ड भी लगा हुआ कि वाटरफॉल के नजदीक ना जाए। लेकिन कल देर शाम 3 जो युवक है वो चित्रकूट वाटरफॉल के 3 किलोमीटर पहले एक मिनी गोवा पर्यटन केंद्र है, वहां पर चट्टानों के बीच फोटो खिंचा रहे थे। जब इंद्रावती का जल स्तर बढ़ा तो अचानक एक व्यक्ति ने दूसरे को बचाने की कोशिश की। ऐसा करते तीनों चट्टानों के बीच फंस गए और धीरे धीरे वो इंद्रावती जो चित्रकूट का वाटरफॉल है उसकी दूसरी ओर चले गए और काफी देर तक वहां पर जो लोग हैं चिल्लाने लगे और इसकी सूचना तत्काल ही एसडीआरएफ की टीम को दी और एसडीआरएफ टीम ने देर रात सर्च अभियान चलाया गया। बड़े बड़े लाइट उपकरण लगाए गए और क्योंकि इलाका काफी जंगल टाइप का है, पहाड़ है, चट्टान है, तो इनको रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कल देर रात लगभग 1 बजे के आसपास जो 3 युवकों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया और तीनों युवक फिलहाल सुरक्षित हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी देने के लिए नायडू। और दुर्ग में सरपंच पर कड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल तिरगा की सरपंच घसियाराम देशमुख बर्खास्त कर दी गई। जिला अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई की है और फर्जी मस्टर रोल तैयार करने का दोषी पाया गया था। इन्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। सचिव और रोजगार सहायक पर भी गबन में शामिल होने का आरोप है। प्रशासन अब तीनों ही से गबन की राशि वसूलेगा। कवर्धा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर स्कूल में पढ़ाई करने को बच्चे मजबूर हैं। जगह जगह छत पर, दीवार पर प्लास्टर उखड़ रहा है और जिम्मेदार लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पंडरिया ब्लॉक के वनांचल डेंगुरजाम प्राथमिक स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जान जोखिम में डालकर और बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर यहां पर बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। छत और दीवार के प्लास्टर कभी भी गिर जाते हैं और खुदा न खास्ता कोई बड़ी दुर्घटना यहां कभी भी हो सकती है। इस बारे में प्रशासन को, स्कूल प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है और जर्जर हालत में चल रहे स्कूल की हालत को तो देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर बच्चों को, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे के साए में पड़ रहे हैं। इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये बच्चों को तो नहीं मालूम होगा कि वो किस खतरे से जूझ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन, पढ़ाने वाले टीचर्स को तो ये मालूम है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से नया शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, इससे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि नए सत्र के लिए उनकी पूरी तैयारियां हैं। स्कूलों में जो जर्जर स्कूल हैं, जो खराब स्कूल हैं, उनकी मरम्मत की बात कही गई थी। फंड भी इसके लिए जारी किए गए थे। भारी भरकम राशि खर्च कर नया शिक्षा सत्र शुरुआत की बात जो है शिक्षा विभाग ने जरूर कही थी, पर ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से तैयारियां शिक्षा विभाग ने की थी। और ये तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि बच्चे आज भी जर्जर स्कूल के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षकों का भी इसमें कहना है कि उनके द्वारा जो है जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारी को दी गई थी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि स्कूल खुलने से पहले रिपेयरिंग का काम कर दिया जाएगा, लेकिन रिपेयरिंग ना होने के चलते जो है इस तरह की स्थिति बनी हुई है और ये कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। दूसरी बात, ये वनांचल का स्कूल है, यहाँ कोई बहुत ऑप्शन नहीं होता इनके पास कि दूसरी जगह पे या दूसरे भवन पे इन बच्चों को पढ़ा सके, तो मजबूरी बस जो है प्लास्टर जहाँ उखड़ा हुआ है, जहाँ गंभीर हादसा कभी भी हो सकता है, ऐसे स्कूलों में बैठाकर पढ़ाना इनकी भी मजबूरी बनी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे भवन स्वीकृति की बात जरूर कही गई थी, पर अब तक तो भवन से दूर की बात है, रिपेयरिंग की काम शिक्षा विभाग यहाँ नहीं करा पाया है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि स्कूल प्रबंधन आगे क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बड़ौदा बाजार में डायरिया का प्रकोप जारी है और तुरमा गांव में डायरिया
पैर पसार रहा है। न्यूज 18 ने पूरे गांव के लोगों से बातचीत की। परिजनों ने कहा कि डायरिया से गांव में स्थिति काफी गंभीर हो चली है और इसके चलते मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ रहा है। बता दें कि कल सैकड़ों लोगों की डायरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर और आला अधिकारी मौके पर गए भी थे और लापरवाही की बात सामने आई है और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। बलौदाबाजार जिले के तुरमा में हड़कंप मच गया जब गांव के सैकड़ों लोग डायरिया से पीड़ित हो गए हैं और गांव के कई लोगों की डायरिया की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आने लगी। हम इस समय मौजूद हैं गांव में ही, देख सकते हैं ये वो परिजन हैं जो अपने लोगों को देखने के लिए जो हॉस्पिटल में भर्ती उनको देखने के लिए बाहर जा रहे हैं। भैया इनसे बात करते, कहाँ जाओ तब? ये रायपुर जाते भैया। क्या करें? मरीज हमारे जो गए हैं ना पहला वापस लाया जाते हैं। अभी तबीयत कैसे है? तबीयत वैसे नॉर्मल है अभी। कते घिना पीड़ित है अभी? लगभग 110 आदमी, शायद 110 आदमी है। हाँ, देख सकते हैं अपने लोगों को, अपने परिजनों को देखने के लिए ये लोग जा रहे हैं ताकि उनकी स्थिति कैसी है। लिहाजा पूरा मामला ये था कि नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उनमें लीकेज थी। कल कलेक्टर ने भी यहाँ पर दौरा किया था, तब पता चला था कि वो लीकेज थी और वहीं का पानी है कई घरों में जा रहा था, जिसके बाद जो है ये रिपोर्ट सामने आई कि कई लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। गाँव के कई लोगों की डायरिया की रिपोर्ट जाँच कराई गई, उसके बाद ये पता चला कि आखिरकार 100 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। भैया कहाँ जाता? रायपुर जा रहे हैं। क्या करने? मरीज देखने के लिए। मरीज देखने। अभी कितने लोग पीड़ित हैं लगभग यहाँ? हाँ, 30 से 35 हो गए अभी। कहाँ कहाँ हॉस्पिटल लेके गए हैं? और लवन, बलौदाबाजार, रायपुर। देख सकते हैं गांव के लोग बता रहे हैं कि लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा और रायपुर जो ज़्यादा गंभीर है उनको रायपुर रेफर किया गया है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की जो पोल है किस तरह से खुलकर सामने आई वो साफ पता चल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में मुआयना करने के बजाय आखिर किस तरह से काम करती है, जिसके चलते लोगों को ये डायरिया के जो पीड़ित लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही मामला 1 महीने पहले पलारी में आया था। पलारी में मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या कर रही है कि तुरमा में भी 100 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। लिहाजा कलेक्टर ने इस पर कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और अब देखना यह होगा कि आखिर ये डायरिया का जो मामला है वो संभलता है या फिर आगे बढ़ता रहता है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और दुर्ग में एक युवती के साथ कार सवार शख्स से छेड़छाड़ की। दरअसल युवती से बदमाशों ने मारपीट भी की और चाकू से भी हमला किया गया। दरअसल इस पूरे मामले में युवती से छेड़छाड़ जहां दुर्ग राजनांदगांव हाईवे पर हुई है और कार से भिलाई जा रहे थे ये आरोपी, और युवती ने क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि युवक और युवती कार में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। दुर्ग राजनांदगांव हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें दुर्ग में युवती के साथ छेड़छाड़, कार सवार युवक युवती से बदमाशों ने मारपीट की है और युवक पर चाकू से हमला किया गया, युवती से छेड़छाड़ की गई। और दुर्ग में महिला सेक्सटॉर्शन का शिकार हुई। दरअसल आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। डिमांड लगातार बढ़ने से महिला परेशान हुई और थाने पहुंची। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का दावा कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें महिला से सेक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक तो ऐंठ लिए गए थे, लेकिन और पैसे की मांग की गई और जब ये पूरी घटना उस महिला के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। बढ़ते हैं आगे। दुर्ग से एक अहम खबर आपको बता दें, लोहे से भरा हुआ ट्रेलर चोरी हो गया। छावनी चौक से ये चोरी हुई है और शातिर चोरों ने ट्रेलर ही चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस खंगाल रही है और आपको बता दें कि पूरा का पूरा ट्रेलर ही ले भागे चोर, जिसमें काफी सामान भरा हुआ था और बताया जा रहा है कि लोहे का सामान इस ट्रेलर में भरा हुआ था और चोरों ने इस ट्रेलर को ही गायब कर दिया।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल रमेश बैस को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया और दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तस्वीरें सामने आई जहां पर रमेश बैस, जो कि महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के राजकीय अतिथि महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक कहने वाले बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो कल नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से हिंदुओं के लिए कहा कि बहुत बड़े हिंसक हैं, हिंसा करने वाले हैं, मैं संत समिति के नाते हमारे सभी संतों ने, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने आज निर्णय लेकर हम लोगों ने घोर निंदा की है। हिंदू समाज को जागृत होने की आवश्यकता है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग पुतले जलाएंगे, उनका आंदोलन करेंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरे हिंदू समाज को जागृत होने के लिए हम। और बिलासपुर में इंजीनियर से 10 लाख रुपए की ठगी की गई। क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ये ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है और इस तरह के मामलों से आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि ट्रेडिंग कराने या जल्द ज्यादा मुनाफा देने जैसी जालसाजियां बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव हैं। तो आप भी बहुत सोच समझकर किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस किसी से लें और अपने ही सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल कर फाइनेंशियल आप इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा इस तरह की ठगी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पिछला बजट पेश किया था उसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। सरकार कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करने में जुटी है। सरकार का आज बजट आने वाला है। बजट को लेकर विपक्ष की क्या उम्मीदें हैं, बात करने के लिए हमारे पास नेता प्रतिपक्ष मौजूद है। सर, आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, उम्मीद का अभी तक तो रही नहीं, पहले भी नहीं रही। सरकार ने हमेशा अपने जब चुनाव आते हैं तो लाडली बहना योजना सरेगी 5 साल में लाते हैं। अब 5 साल ये प्रदेश में विकास तो करेंगे नहीं, 5 साल भ्रष्टाचार करेंगे, उस बजट का दुरुपयोग होगा। और जिस प्रकार से योजनाओं के अंदर घोटाले देखे जा रहे हैं, कई करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा जल जीवन मिशन का 20,000 करोड़ का। तो ऐसी योजनाओं में अगर इस प्रकार से अगर पैसे देंगे, सीएम राइस बिल्डिंग ही बनी है स्कूल के बच्चों की, तो उसके अंदर आप अभी खुदाई देखेंगे तो जो 9 मीटर 10 मीटर जो खुदाई होनी थी वो 3 मीटर 4 मीटर हुई। तो ऐसे कई प्रमाण है। तो मुझे नहीं लगता सरकार इस भ्रष्टाचार वाली सरकार का पैसे का सदुपयोग होगा। प्रदेश के युवाओं को अगर नौकरी की बात करें, प्रदेश के किसानों के लिए क्या है प्रोविजन, ये आना चाहिए। तो यही मैं समझना चाहता हूं कि अब सरकार सपने दिखाती है, वो धरातल पे हकीकत में बदलेंगे कि नहीं। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष जी का साफ तौर पर यह कहना है कि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पहले भी जो बजट रहे उससे काफी उम्मीदें उनको नहीं रही। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नरसिंह घोटाले में क्लीन चिट देकर सरकार मंत्रियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जतावर के साथ सैलेंसी न्यूज 18 भोपाल। और बजट से पहले मोहन कैबिनेट ने अभी एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी मिल रही है। अब से कुछ ही देर में मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी और ये मध्य प्रदेश की इस सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जिस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। विधानसभा से लेकर बजट के पहले की इस बैठक के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में बजट पेश होना है मध्य प्रदेश सरकार का। उससे पहले मोहन कैबिनेट की एक बैठक अभी जारी है और बैठक में क्या कुछ तथ्य पेश किए जाते हैं, किन विषयों पर अभी चर्चा यहां पर हो रही है, इसके बारे में और विस्तारपूर्वक जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज
मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाना है, जिसमें बजट में प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं वो तो आगे बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा बता ही दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के संबंध में और डिटेल्स क्या रहेंगे, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बैठक जारी है, बैठक के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे बजट से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें।